हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIV न्यूज़, प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम कवर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स, आपकी क्वेरीज जो भी हैं वो हमें अप्रिशिएट करती हैं कि हम और अच्छी वीडियो बना सकें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको करंट अफेयर की PDF मिल सके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसे सेलिब्रेट किया गया। यूनेस्को के आम सम्मेलन ने नवंबर 1999 में मातृभाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, तो याद रखिए 1999 में की थी। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। मान्यता इसे 2002 में मिली। दिवस के पीछे का उद्देश्य दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। 2022 की विषय वस्तु यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी डे को आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के टाइम पर न्यूज़ जो एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें एक पैटर्न बना हुआ है, एक थीम आ जाती है, इसलिए आप थीम याद रखिए। तो मदर लैंग्वेज डे की थीम क्या थी? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिजोरम ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया 21 फरवरी 2022 को। 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार यह भारत का 23वां राज्य बन गया था। मिजोरम को पहले असम के लुसाई हिल्स जिले के रूप में जाना जाता था। 1954 में इसका नाम बदलकर मिजो हिल्स जिला कर दिया गया और सन 1972 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था इसको, और यह म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर से बांग्लादेश से लगता है, और जो इतना है रिसेंट बचा तो ये म्यांमार से लगता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इसका 1 मिनट में आपको बता दूं, इसका संशोधन भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से संशोधन से बना था, और डे भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 53वें संशोधन से बना था। किसे शामिल किया गया था 53वें संशोधन से? तो याद रखिए मिजोरम को शामिल किया गया था। और कब किया गया था? 87 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में प्रोफेसर चेतन घाटे को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं चेतन घाटे जी की इमेज। प्रोफेसर चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह प्रोफेसर अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे और 45 वर्ष के कम आयु के भारत में सबसे शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 महालनोबिस मेमोरियल गोल्ड मेडल के विजेता हैं ये, और 2016 से 20 के बीच RBI की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य भी हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेटावर्स क्या होता है। तो मेटावर्स एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म था। अब गुजरात टाइटंस ने इसमें अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। मतलब वहाँ पे एक तरीके से आप सोच लो ऑनलाइन दुकान भी खुल गई है। तो गुजरात टाइटंस ने सबसे पहले किया है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स द टाइटंस ड्रग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया है। यह इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के दौरान प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ से अपने प्रशंसकों से जुड़ा जा सकता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो उसकी रीच अपने फैंस में और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए ऐसा गुजरात टाइटंस ने किया है। इसके साथ टीम अपने प्रशंसकों और खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक समर्पित वर्चुअल स्पेस पेश करने वाली भारत की प्रमुख खेल टीम बन जाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
सेबी ने किया वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन। आपको मैंने पहले ही बताया था जब इसका गठन किया गया था। तो सेबी ने अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति जो कई मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देती है, इसका पुनर्गठन किया है। अब इसमें 20 सदस्य हैं। पहले इसमें 21 सदस्य रखे गए थे। आप देखिए एक मिनट, मार्च 2015 में गठित पैनल में पहले 22 सदस्य थे, फिर उसके बाद 21 किए और अब इसके उद्योग पर 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। अब तक इसने वैकल्पिक निवेश कोष, इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। IIFL होम फाइनेंस को मिलेगा 68 मिलियन US$ का ADB ऋण। ठीक है, एशिया विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किफ़ायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस को $6.8 करोड़ के वित्त पोषण की पेशकश की है। वित्त पोषण में $58 मिलियन का प्रत्यक्ष ADB ऋण और कनाडाई जलवायु कोष से लगभग 10 मिलियन का रियायती ऋण शामिल है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 68 मिलियन बैठ जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी अन्य विकास वित्त संस्थान ने IIFL होम फाइनेंस का यह पहला ऋण है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। HGS को मिला यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी से 2100 करोड़ रुपए का अनुबंध। ठीक है, हिंदुजा ग्लोबल HGS जो है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की यूके की सहायक कंपनी ने देश के नागरिकों को महत्वपूर्ण ग्राहक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी से 211 मिलियन पाउंड्स का अनुबंध हासिल किया है। अनुबंध 2 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए है, जिसमें आगे विस्तार करने का विकल्प है। इस साझेदारी में 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा जो पूरे यूके में घर से काम करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। IIT रुड़की ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल ऐप। ये आप IIT रुड़की की बिल्डिंग देख सकते हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग। IIT रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। 19 फरवरी 2022 को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग IIT रुड़की में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने किसान ऐप को विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसानों के कल्याण के लिए इसे किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी जी का निधन हो चुका है। ठीक है, 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी जी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह असम के कामरूप की निवासी थीं और उन्होंने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया था और उन्हें शकुंतला बाई देव के नाम से जाना जाता था। उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह जमनालाल बजाज पुरस्कार की भी प्राप्त करता थी। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 21 से 25 फरवरी के बीच ओम बिरला UAE के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये ओम बिरला जी हैं जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच UAE के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों के संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के द्विपक्षीय विनिमय के तहत यह पहली यात्रा है। प्रतिनिधिमंडल अपने मेजबान सकर गोवाश जो UAE की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, इनसे मुलाकात करेंगे। ओम बिरला 22 फरवरी 2022 को UAE की संघीय राष्ट्रीय परिषद को संबोधित भी करेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सेवानिवृत्त IIS अधिकारी प्रताप बारदोलई का निधन हो चुका है। असम में टेलीविज़न पत्रकारिता के अग्रणी प्रताप बारदोलई का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी में असमिया भाषा के पहले न्यूज़ रीडर थे। उन्होंने गुवाहाटी तारामंडल के उद्घाटन के समय बजने वाली कमेंट्री को भी रिकॉर्ड किया था। ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़।
और बोर्दोलोई ने एक भारतीय सूचना सेवा अधिकारी के रूप में कार्य किया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी में भी कार्य किया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। TCS ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडनी में लॉन्च किया है डिजिटल गैराज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल दिशा में एक प्रयास है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी की वैश्विक क्षमताओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में लाने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया है। यह एशिया प्रशांत में पहला ऐसा केंद्र है जो न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, एम्स्टर्डम और टोक्यो में ऐसे अन्य केंद्रों के साथ शामिल हो गया है। यह शिक्षाविदों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को TCS वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को डेली बेसिस पे देखिए क्योंकि उससे आपका डेली बेसिस पर करंट अफेयर कवर हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर बनी भारत और फ्रांस के बीच सहमति। भारत और फ्रांस ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बनी रहे। यह समझौता फरवरी 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। KSUM मतलब केरला स्टार्टअप मिशन ने स्टार्टअप के वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, केरल स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ सहभागिता की घोषणा की। यह सहभागिता केरल के स्टार्टअप को गूगल के कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा। उनमें स्केल अप समाधानों के लिए स्टार्टअप टीमों की सलाह और प्रशिक्षण शामिल है। KSUM मतलब केरला स्टार्टअप मिशन राज्य में उद्यमिता विकास और उन्नयन गतिविधियों के लिए केरल सरकार की नोडल एजेंसी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कश्मीरी सहबाद पर शोध अध्ययन के लिए जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ एक संस्थान। ठीक है, आपको पता होगा कश्मीर में सहबाद काफ़ी पॉपुलर था। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर सहबाद पर शोध अध्ययन और प्रकाशन केंद्र के रूप में पहले कश्मीर सैब संस्थान को लॉन्च किया गया है। कश्मीर सैबबाद या त्रिक सैबबाद सैब शाक तंत्र की एक अद्वैतवादी परंपरा है और 850 CE ईसा पूर्व के कुछ समय बाद उत्पन्न हुई थी। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी, बाद में यह पूरे भारत में फैल गया जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अपतटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए टाटा पावर और RWE के बीच समझौता हुआ है। टाटा पावर ने भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने के लिए जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया है। टाटा पावर की 100% सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनियों में से एक है और अपतटीय पवन में दुनिया के लीडर्स में से एक, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच इस तरह से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करेगी घर घर वितरण अभियान की शुरुआत। केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए घर घर वितरण अभियान शुरू करने के लिए तैयार हुआ है। यह सभी कार्यान्वयन राज्यों में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए आप, के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित करेगा। ठीक, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये पूछा जा सकता है कहीं भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल IRCTC ने लॉन्च किया सह ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC ने
IRCTC BOB रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बार बार यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अधिकतम बचत प्रदान करने के लिए कार्ड को विशेष रूप से तैयार किया गया है। बी, IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से की गई, मतलब जो भी कैटेगरीज की आप बुकिंग करते हो, जैसे 1 AC, 2nd AC, ठीक है, टायर डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग, तो उस पर 40 रिवार्ड पॉइंट तक कमा सकते हैं, ठीक है, छूट मिलेगी आपको। भारत T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। वेस्ट इंडीज पर एक श्रृंखला जीतने भारत को MRF टायर्स ICC पुरुष T20 टीम रैंकिंग के शीर्ष पर इंग्लैंड से आगे निकलने में मदद की है। इंग्लैंड ने T20 टीम रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़ दिया था। भारत ने रोहित शर्मा टीम की अब शीर्ष रेटिंग 269 है। आपको पता होगा कि तीनों फॉर्मेट का BCCI ने कैप्टन बना दिया है रोहित शर्मा को। तो भारत के कुल अंक 10,484 हैं, जबकि इंग्लैंड के 10,474 हैं, मतलब दोनों में 10 अंकों का डिफरेंस है और भारत प्रथम पोजीशन पर आ गया है। उसके बाद पाक, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका शीर्ष देशों में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा हो गई है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का मुंबई में आयोजन किया गया 20 फरवरी को। पुष्पा द राइज ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा ने। आई होप आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी। शेर शाह ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर और कृति सेनन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, ठीक है, रणवीर ने शेरशाह के लिए और इन्होंने मिमी के लिए। मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज़ में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता, जबकि रवीना टंडन ने बेस्ट वेब सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है, ठीक है। और अवार्ड देख लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष ने जीता है। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जीता। पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दसानी ने जीता, जबकि पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राधिका मदान ने जीता। टेलीविज़न सीरीज़ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहिर शेख ने जीता। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड अंदर राउड ने जीता, और जो टेलीविज़न सीरीज़ होती है उसका अवार्ड अनुपमा ने जीता है। मोदी सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 25-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के समग्र योजना को जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 21-22 से 25-26 तक की योजना लागत 13,020 करोड़ रुपए है। BIM यानी कि सीमा संरचना प्रबंधन के तहत सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा संरचना को मजबूत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिजिटल शिक्षा और सक्रिय कौशल के अमृत मंत्र के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ब्रेकआउट सत्र ABGC में कौशल उद्योग कौशल संबंधों को मजबूत करना। डिजिटल शिक्षा और सक्रिय कौशल के अमृत मंत्र के जरिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बजट 2022 के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये बातें रखी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत NEC के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी NERCRMS की पहल नए दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर उत्तर पूर्व की कृषि। तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये एक बैठक हो रही है, इसकी मसालों की खेती की संभावना है, उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने 21 से 25 फरवरी 2022 तक जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में ईस्टर्न ब्रिज 6 ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने वाली है। यह अभ्यास का 6ठा संस्करण है। यह दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और पारस्परिकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। तो किस किस के बीच होता है और कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है।
भारत और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच हुआ है, ये 6वां संस्करण है और जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर ये आयोजित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। खरीफ विपणन सत्र 21-22 में 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, ठीक है, और इतने रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कितने की खरीद हुई, तो याद रखिए 695 लाख मीट्रिक टन खरीफ की। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर केंद्रीय बजट 22 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं, 5 पहलुओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यापक बनाने पर चर्चा की। हमारी आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य की कर्णधार है, ऐसा बताया। वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स हैं, इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का महत्व है, भारत के भविष्य को एम्पावर करना। डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखा, ऐसा इन्होंने कहा। इनोवेशन हमारे देश में इंक्लूजन सुनिश्चित कर रहा है, इससे भी आगे देश अब आज एकता की ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट होता है डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन। रोजगार की बदली भूमिकाओं की मांगों के अनुसार देश का जनसांख्यिकीय लाभांश तैयार करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत महासागरों के टिकाऊ उपयोग को लेकर सहकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में विश्वास करता है, ऐसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है अपने फ्लेट रिव्यू के दौरान। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के दौरे पर विशाखापट्टनम गए थे। भारत के राष्ट्रपति विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े की समीक्षा 2022 में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने ये बात कही। तो आज के हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।